11th फिजिक्स के अंतर्गत घूर्णी गति या रोटेशनल मोशन में आज हम बात करेंगे घूर्णन त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ जायरेशन पर। क्या होती है घूर्णन त्रिज्या, इसका गणितीय रूप क्या है, घूर्णन त्रिज्या किन किन बातों पर निर्भर करती है, इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र क्या है, पूरी घूर्णन त्रिज्या या रेडियस ऑफ जायरेशन पर बात करेंगे। घूर्णन त्रिज्या अर्थात रेडियस ऑफ जायरेशन पर चर्चा से पहले इसी में हम इसके बेसिक्स को लेकर स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दृढ़ वस्तु या रिजिड बॉडी है। ये देखिए पीले में मैंने एक दृढ़ वस्तु या रिजिड बॉडी को बताया है और ये एक अक्ष है OZ, आप देखिए एक्सिस है, और ये जो वस्तु है ये एक समान कोणीय वेग ओमेगा से इस बिंदु O से जाने वाली ये जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, वर्टिकल एक्सिस है, इसके परितः क्या कर रही है, घूर्णी गति या रोटेशनल मोशन कर रही है। तो चूंकि हमें घूर्णन त्रिज्या की बात करना है या रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करना है, तो पहले हमें घूर्णी गति के बारे में बताना पड़ेगा कि एक वस्तु है जो घूर्णी गति कर रही है। वस्तु कैसी है, दृढ़ वस्तु है। अब घूर्णी गति हो रही है तो किसी घूर्णन अक्ष के परितः ही हो रही होगी। तो आप एक घूर्णन अक्ष बता दीजिए, OZ के परितः घूर्णी गति कर रही है। आप लिख दें अगर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से कर रही है तो अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी इस प्रश्न में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये घूर्णी गति वस्तु कर रही है। अब हम कहते हैं कि ये कई मतलब वस्तु जो है कई कणों से मिलकर बनी है, N कणों से मिलकर बनी है। इनके द्रव्यमान आपके M1 है, M2, M3 डैश 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 Mn। इस पूरे पिंड पर वो असंख्य कणों से या N कणों से मिलकर बनी है। और M1 द्रव्यमान का जो कण है उसकी घूर्णन अक्ष से दूरी R1 है। M2 द्रव्यमान के कण की घूर्णन अक्ष से दूरी R2 है। M3 द्रव्यमान के कण की घूर्णन अक्ष से दूरी कितनी है, R3 है। तो ऐसे में जो ये जो दूरी है M1 की R1, M2 की R2 और M3 की R3 है, ये घूर्णन अक्ष से दूरियां हैं। तो अब इनके इन दूरियों को लेकर अगर हम जड़त्वाघूर्ण मतलब ये द्रव्यमान और दूरी का स्क्वायर आपका देखिए, आप M1 द्रव्यमान के कण का अगर घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे तो होगा M1R1 स्क्वायर। M2 द्रव्यमान के कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे तो होगा M2R2 स्क्वायर। M3 द्रव्यमान के कण का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे तो होगा M3R3 स्क्वायर। अगर इस पूरे पिंड का घूर्णन अक्ष के परितः या इस पूरी वस्तु का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे तो इस OZ के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे तो वो होगा M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर प्लस M3R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू MnRn स्क्वायर, ये I का मान होगा। अब फिर ये यहाँ से मैं इस घूर्णन त्रिज्या के कॉन्सेप्ट को लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वस्तु का अक्ष OZ के परितः वास्तविक जड़त्वाघूर्ण है, ये लिखा है और इसका मान I है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या है, M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर प्लस M3R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 MnRn स्क्वायर है। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने इस पिंड के ऊपर या इस वस्तु के ऊपर, इस रिजिड बॉडी के ऊपर अगर आपने एक पॉइंट सिलेक्ट किया जिस पर आप इस वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान को, टोटल मास को केंद्रित मान पा रहे हैं, तो ऐसा आपने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, सपोज ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है, और पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान आपने यहाँ केंद्रित माना है कैपिटल M को। तो इस पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को जब आप यहाँ केंद्रित मान लेते हैं तो इसकी जो घूर्णन अक्ष से जो दूरी है, ये देखिए इसकी घूर्णन अक्ष से दूरी यहाँ K है, कैपिटल K है, इसको आप घूर्णन त्रिज्या बोल सकते हैं। कब बोल सकते हैं, जबकि ये जो MK स्क्वायर है, मतलब संपूर्ण द्रव्यमान को यहाँ पर केंद्रित मान लेने पर जो जड़त्वाघूर्ण है, अगर आपने संपूर्ण द्रव्यमान को यहाँ केंद्रित मान लिया तो अब जड़त्वाघूर्ण क्या होगा, केवल MK स्क्वायर होगा, द्रव्यमान गुणा दूरी का वर्ग। तो ये जो जड़त्वाघूर्ण है MK स्क्वायर, या जिसको आप बोलेंगे I इज इक्वल टू MK स्क्वायर, ये पिंड के वास्तविक जड़त्वाघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो किसी भी दृढ़ वस्तु की जो घूर्णन त्रिज्या है, जो कैपिटल K आप मान रहे हैं, वो घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर आपने पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लिया, और केंद्रित मानकर जो जड़त्वाघूर्ण आप निकालते हैं वो पिंड के वास्तविक जड़त्वाघूर्ण के बराबर होगा।
तो केंद्रित मानकर जड़त्वागुण I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर और वास्तविक जड़त्वागुण I की वैल्यू ये हो रही। ये अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो फिर ये जो हाँ आपने जिस पॉइंट पर आपने संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित माना है उसकी इस एक्सिस से जो लंबवत दूरी होगी वही कहलाएगी घूर्णन त्रिज्या। मैं और स्पष्ट कर दूंगा आगे, आपको बहुत स्पष्ट कर दूंगा। देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसका अपने अक्ष OZ के परितः जड़त्वागुण निकाल लिया है ना। अभी तो हम लेकर ही नहीं आए K और कैपिटल M को गणना बातचीत में, आगे लेकर आएंगे गणितीय गणना में, तब आपको और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अब हम ऐसा कर लेते हैं कि यदि हर एक कण के द्रव्यमान को हम स्मॉल m ही मान लेते हैं, मतलब ये सारे कण एक जैसे द्रव्यमान के, मतलब m1 भी m है, m2 भी m है, m3 भी m है, तो ऐसे में I की वैल्यू हो जाएगी आपकी mr1 स्क्वायर प्लस mr2 स्क्वायर प्लस mr3 स्क्वायर प्लस डैश 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 mrn स्क्वायर, मतलब m1 की जगह भी m, m2 की जगह भी m, m3 की जगह भी m, mn की जगह भी m हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप m को कॉमन ले लीजिए, तो m आपका कॉमन हुआ तो ये हो गया r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू rn स्क्वायर। देखिए m सब जगह से कॉमन ले लिया। यहाँ आप आकर जैसे आपने अभी तक जो किया वो ये कि अक्ष OZ के परितः जड़त्वागुण निकाल लिया और फिर सबके द्रव्यमान जितने भी कण थे उनके द्रव्यमानों को सेम ले लिया, तो m1 की जगह m2 m3 सबकी जगह m ले लिया और उस m को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। अब आप क्या करिएगा कि चूंकि ये जो वस्तु है ये n कणों से मिलकर बनी है, तो यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप n का गुणा कर दीजिएगा और n का भाग लगा दीजिएगा यहाँ पर। अब ऐसा क्यों करने जा रहे हैं आपको तत्काल अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो n का गुणा कर दीजिए और n का भाग लगा दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा फिर I इज इक्वल टू m गुणा n, और ये देखिए n का भाग लगा दिया, ये n का गुणा करा तो m गुणा n हो गया, और ये ब्रैकेट की संख्या वैसी की वैसी है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 डैश 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 प्लस अप टू rn स्क्वायर और अपान n का गुणा और n का क्या कर दिया, भाग लगा दिया। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए आपने n का गुणा किया और n का भाग लगाया। अब आप ध्यान से देखिए, स्मॉल m एक कण का द्रव्यमान है और n कणों की संख्या है, तो एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m, दो कण के द्रव्यमान हुआ तो स्मॉल m गुणा 2, तीन कणों का द्रव्यमान हुआ तो स्मॉल m गुणा 3, और n कणों का द्रव्यमान हुआ तो स्मॉल m गुणा n। तो n कणों का द्रव्यमान ही तो पूरे पिंड का द्रव्यमान है, क्योंकि पिंड n कणों से मिलकर बना है। देखिए फिर से समझिए, एक कण का द्रव्यमान स्मॉल m, और दो कण का कितना हुआ स्मॉल m गुणा 2, तीन कण का स्मॉल m गुणा 3, n कणों का स्मॉल m गुणा n। तो स्मॉल m गुणा n n कणों का द्रव्यमान है, तो ये बन गया कैपिटल M, पूरे पिंड का द्रव्यमान, क्योंकि हमने कहा पूरा पिंड या वस्तु n कणों से मिलकर बनी है। तो ऐसे में जो स्मॉल m गुणा n है, इसके प्लेस पर आप क्या लिख देंगे, कैपिटल M लिख देंगे, जो वस्तु का क्या बन जाएगा, कुल द्रव्यमान बन जाएगा। तो यहाँ आप कैपिटल M लिख दीजिएगा, और स्मॉल m गुणा n बराबर वस्तु का कुल द्रव्यमान हो गया कैपिटल M। तो I इज इक्वल टू हुआ कैपिटल M r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू rn स्क्वायर अपान स्मॉल n। ये पिंड का वास्तविक जड़त्वागुण है, और अभी तक भी मैंने घूर्णन त्रिज्या के को डिफाइन करने की बात नहीं की है। अब मैं शुरुआत कर रहा हूं। देखिए, अगर आप पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को इस पॉइंट पर केंद्रित मान लेते हैं कैपिटल M को, ये पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान है कैपिटल M, इस कैपिटल M को इस पॉइंट पर केंद्रित मान लेते हैं, तो जो घूर्णन अक्ष से उसकी लंबवत दूरी है वो घूर्णन त्रिज्या होगी। कब, जबकि इसका जड़त्वागुण और ये वाला जड़त्वागुण बराबर होगा। तो चलिए आप संपूर्ण द्रव्यमान को इस पर केंद्रित मानकर जड़त्वागुण निकाल लीजिए। यदि वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M और घूर्णन त्रिज्या K है, तो उसका घूर्णन अक्ष के परितः जो जड़त्वागुण होगा वो होगा I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। या यूं कहें कि वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M और घूर्णन अक्ष से उसकी लंबवत दूरी कैपिटल K है, तो उसका घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वागुण हो गया I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। ये दोनों देखिए वैल्यूज़ अब बराबर हो गई, ये भी I है और ये भी I है, इसलिए इसको हमने घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी की बजाय घूर्णन त्रिज्या शब्द बोल दिया है। ठीक है ना, मतलब इसको आप घूर्णन त्रिज्या कब बोल सकते हैं, जब संपूर्ण द्रव्यमान को यहाँ केंद्रित मानकर जो जड़त्वागुण निकालेंगे वो इस वस्तु के वास्तविक जड़त्वागुण के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये है घूर्णन त्रिज्या की डेफिनेशन। अब आप दोनों I के माने तुलना कर दीजिए, एक नई डेफिनेशन बनाएंगे, तो ये एम के स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। ये देखिए आपने दोनों मानों की तुलना कर दी, तो ये बन गया एम के स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल M, और ये पूरी वैल्यू, मतलब ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ लिख ली और ये वाली पूरी वैल्यू यहाँ लिख ली। अब देखिए, अब तो आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि m से m कैंसिल कर देते हैं, तो काट दीजिए m से m, तो ये के स्क्वायर की वैल्यू आ गई।
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू Rn स्क्वायर अपॉन स्मॉल n। अब यहाँ से अगर k निकालेंगे तो घूर्णन त्रिज्या का एक नई डेफिनेशन भी बन सकती है और उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी बन जाएगा। तो वर्गमूल ले लीजिए दोनों पक्षों का। तो जैसे ही आप वर्गमूल लेंगे तो ये घूर्णन त्रिज्या का आपका व्यंजक आ जाएगा। इसका सूत्र आ जाएगा k इज इक्वल टू अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू Rn स्क्वायर अपॉन स्मॉल n। और ये k जो आ रहा है ये क्या आया है एक्चुअली देखिए आप, ये आया है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। मतलब क्या आया है ये, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ इट्स पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इन पार्टिकल्स की जो है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है। तो ये आपका k की वैल्यू है। तो k जो है बन रहा है आपका, मैं ज़रा हिंदी में इसको बोल दूं अगर, तो जो किसी भी वस्तु की जो घूर्णन त्रिज्या होगी k, वो वस्तु के जो विभिन्न कण हैं ये m1 m2 m3, इन कणों की जो घूर्णन अक्ष से दूरियां हैं r1 r2 r3, ये दूरियां हैं ना, इन कणों की जो अक्ष से दूरियां हैं उनके वर्ग के माध्य मूल के बराबर है। देखिए वर्गों का क्या करा, माध्य निकाल लिया और उसका फिर मूल निकाल लिया, मतलब वर्गमूल निकाल लिया। तो क्या बनाएंगे हम डेफिनेशन इसकी कि किसी भी वस्तु की जो घूर्णन त्रिज्या है, किसी भी वस्तु की जो घूर्णन त्रिज्या है जो यहाँ कैपिटल K है, वो वस्तु के विभिन्न कणों की अक्ष से दूरियों के स्क्वायर के या वर्ग के माध्य के मूल, मतलब वर्ग के माध्य मूल के बराबर होती है। मतलब रूट मीन स्क्वायर है डिस्टेंसेस। और हमने कहा इसका मात्रक तो अब यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये त्रिज्या का स्क्वायर तो है बट अंडर रूट है, तो मतलब ये दूरी ही हो गया। तो ये कुल मिलाकर, और नाम भी इसका घूर्णन त्रिज्या है, तो हमको वैसे ही पता चल जाएगा इसका मात्रक मीटर है और विमीय सूत्र केवल रहेगा कैपिटल L। तो m0 कैपिटल L T0 आप इसको लिख पाएंगे। अब किसी भी पिंड की जो घूर्णन त्रिज्या होती है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है ये भी आप बता सकते हैं कि वो डिपेंड करती है कि जो एक्सिस की पोजीशन और डायरेक्शन क्या है, जो घूर्णन अक्ष है उसकी स्थिति और दिशा उस पर डिपेंड करती है। और दूसरा ये कि जो घूर्णन अक्ष के परितः जो द्रव्यमान है उसके वितरण पर भी डिपेंड करती है। द्रव्यमान का वितरण कैसा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर डिपेंड करेगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहाँ, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब घूर्णन अक्ष के परितः द्रव्यमान के वितरण पर और घूर्णन अक्ष की स्थिति पर घूर्णन त्रिज्या का मान निर्भर करता है।